नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहुत समय से जिस बात का इंतजार हो रहा था, जब वो काम हुआ तो फिर से हंगामा हो गया। पहले नहीं हो रहा था इसलिए हंगामा बरपा हुआ था हिंदुस्तान में, और जब हो गया तो फिर बहुत हंगामा हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ट्रंप साहब के टैरिफ डील की। ट्रंप साहब का मूड मिजाज, टैरिफ, डिप्लोमेसी, दोस्ती, ये तो आप देखते ही हैं। हर दिन कुछ कुछ रंग बदलता रहता है। दिन में अलग होता है, रात को अलग होता है, धूप अलग होती है, चेहरा अलग होता है, मुस्कुराहट अलग होती है, और उनके मायने भी अलग होते हैं। वो हमेशा एक बात तो कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ग्रेट फ्रेंड। वो अक्सर चर्चा करते रहे, लेकिन भारत 1 साल से करीब-करीब उनका जो टैरिफ का मसला था, उसको झेल रहा था, और उसका बड़ा नुकसान भी हमको उठाना पड़ा कई मसलों पर, कई क्षेत्रों में, खासतौर से टेक्सटाइल को लेकर और तमाम बातों को लेकर, जब से वो टैरिफ बढ़ा। अब कल रात को ट्रंप साहब ने वो टैरिफ की डील को थोड़ा-सा कम कर दिया, टैरिफ को, और 18% पर हम पहुंच गए। और इस बात का ऐलान भी ट्रंप साहब ने अपने पोस्ट में किया, ट्रूथ हैंडल पर किया कि ये हुआ है, और प्रधानमंत्री के साथ उनकी लंबी बात हुई है। इसकी चर्चा, इसकी जानकारी जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं उन्होंने दी है। लेकिन इसको लेकर हिंदुस्तान में बड़ा हंगामा हो गया, राजनीतिक हंगामा। सरकार ने इसको बहुत बड़ी जीत के तौर पे बताया और कहा कि ट्रंप साहब के साथ भारत झुका नहीं, और उनको फाइनली झुकना पड़ा, और अब एक डील हो गई है। ट्रंप साहब ने बहुत सारी बातें की हैं। जो विपक्षी पार्टियां वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ट्रंप के आगे झुक गई और इसका कोई फायदा नहीं है, और खासतौर से किसानों को लेकर, जिस पर प्रधानमंत्री बार बार बात कर रहे थे, उसको लेकर कई सवाल खड़े किए। ट्रंप साहब के इस फैसले का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा और उसका क्या मायने, अंतरराष्ट्रीय मायने भी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति को और हिंदुस्तान को बेहतर तरीके से समझने वाले हमारे बड़े भाई, बीबीसी के पूर्व संपादक शिवकांत जी, लंदन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंतरराष्ट्रीय मसला है, ट्रंप साहब का मसला वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि क्या है, वो क्या कहते हैं, उसके क्या मायने होते हैं। तो ये जो डील हुई है सर, इसको कैसे आप देख रहे हैं? हमने पिछली बार चर्चा की थी, आपने बहुत सारे उसके मसले बताए थे कि क्या है, मसले मसाइल क्या है। अब क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने भूमिका में खुद कहा, ये असल में टैरिफ डील ही है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ये बात कह गईं। जब उनसे पूछा गया कि इसके बारे में आप क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो टैरिफ डील है। इसका मतलब केवल ये है कि एक व्यक्ति ने अपनी जिद के मारे, नाराजगी कहें उसे या उनकी जिद कहें या मतलब उनकी झगड़ालू जो प्रवृत्ति है उसे कहें, उन्होंने टैरिफ 25% लगाए थे। फिर उसके बाद रूस पे नाराज हो गए या किसी और चीज से पहले से नाराज थे, वो नाराजगी बढ़ गई तो उसको 50% कर दिया था। अब उन्होंने उसको घटा के 18% कर दिया। तो केवल ये इतनी बात है। इसके अलावा जो भारत ने यूरोपीय संघ के साथ समझौता किया है, वो तो विस्तृत, मतलब हर पहलू, हर चीज, एक-एक चीज पे हजारों चीज होती हैं जिनका लेन-देन दो देशों के बीच होता है। और केवल चीजों का लेन-देन नहीं होता, सेवाओं का लेन-देन होता है। और भारत के पास जो सबसे बड़ा माल है या जो सबसे बड़ा भारत के पास उत्पाद है, वो उसके प्रशिक्षित लोग हैं। इसके अलावा भारत के पास और बहुत कुछ देने को नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम सर्विस इकोनॉमी है। तो प्रशिक्षित लोग हैं, वो सेवाएं देते हैं, तो हमारी सर्विस इकोनॉमी है। 60% हमारी आय उससे होती है। हमारे निर्यात में सर्विस सेक्टर जो है, उसका हिस्सा जो है वो 60-70% है। तो जिस सौदे में ये जो प्रशिक्षित लोग हैं, जिसको आजकल जैसे यूरोपीय संघ के साथ सौदा हुआ था या रूस के साथ हुआ था, तो उसमें कहा था कि साहब लोगों की आवाजाही जो है वो हम बढ़ाएंगे। यानी रूस ने ये कहा कि आप जितने मर्जी छात्र भेज दीजिए, जितने मर्जी प्रशिक्षित छात्र, हमारे दरवाजे खुले हैं। इसी तरह से जो यूरोपीय संघ के साथ समझौता हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि आप छात्रों पे कोई सीमा नहीं लगाएंगे, हम जितने मर्जी छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने पेशेवर लोगों के लिए ये असीमित वादा नहीं किया है,
छात्रों के लिए किया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी काफ़ी कुछ लोच दिखाई, लेकिन अमेरिका जो है वो दरवाजे बंद करता आ रहा था। तो वो दरवाजे खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, किसी भी सौदे के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। HIV-1 वीज़ा का क्या होगा? लोग जा पाएँगे, नहीं जा पाएँगे? वो जो $1 लाख का डॉलर का इन्होंने जो लगा दिया है शुल्क, उसका क्या होगा? और फिर तमाम बाकी चीज़ें हैं, किस पे कितना टैरिफ लगेगा, कौन कितना टैरिफ लगाएगा। इन्होंने तो कह दिया कि साहब अमेरिका की हर चीज़ पे ज़ीरो टैरिफ लगेगा। ये उनका बड़बोलापन है, हर चीज़ पे ज़ीरो टैरिफ लग नहीं सकता। कुछ चीज़ों पे हो सकता है ज़ीरो टैरिफ कर दें। जैसे अम, जो है हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल है, ठीक है, उसको हम भारत में क्या लाख 2 लाख लोग खरीदने लायक हैं उसको, तो ठीक है, उसमें ज़ीरो टैरिफ कर दीजिए। अगर भारत में किसी के पास दम है तो वो उसके जो है तोड़ की मोटरसाइकिल बना देगा और उससे आधे दाम में और उससे चौथाई दाम में बेचेगा। कैसे बेच लेंगे आप हार्ले डेविडसन? ठीक है, फिर भी ठप्पे के लिए कुछ लोग खरीद लेंगे। भई आपके यहाँ आप कितनी बढ़िया से बढ़िया घड़ी बना लीजिए, लेकिन उसपे स्विस वॉच का ठप्पा जिसको चाहिए, वो वो उसके वही लिए कीमत देने के लिए तैयार है। तो ब्रांडेड चीज़ों की कीमत का उसके उत्पादन से या उसकी असली कीमत से कोई लेन-देन नहीं है। तो वैसी चीज़ें तो बिकेंगी ना, उन पे आप ज़ीरो ड्यूटी कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बात सारी ये है कि अभी सौदा हुआ नहीं है। अभी जो सौदा जिसके हुक्म से सौदा होगा, यहाँ तो फरमान जारी होते हैं। ट्रम्प साहब जो हैं वो तो ये तो देखते नहीं कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उनकी ज़ुबान की बात है। तो उनको अपनी ज़ुबान ऊपर रखनी है, उन्होंने ज़ुबान दे दी कि साहब ठीक है, सौदा हो गया। अब उसके बाद उनके जो मातहत हैं, जो कल तक गरिया रहे थे, वो पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहे थे, उन सब का काम अब ये होगा कि वो बैठ कर के भारत के जो मतलब अधिकारी हैं, उनसे स मतलब सौदा करें, अब ये तय करें कि भाई किस पे कितना शुल्क लगेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, तो ये सब अभी तय होना बाकी है। नहीं तो जैसे विपक्ष यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक तो दबाव में झुक गए प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये तो बड़ा काम हो गया, ट्रम्प साहब को झुका दिया। तो एक तो ये समझाइए कौन झुका? पहली बात। दूसरी बात, ये इस पर भी बहुत परेशानी होती है कि ये सारे अनाउंसमेंट वॉशिंगटन से आप क्यों करवाते हैं? ट्रम्प साहब ही करते हैं। प्रधानमंत्री से बात हुई तो प्रधानमंत्री जी भी यहाँ से कर सकते थे, भारत सरकार भी उसकी चर्चा कर सकती थी। जो डील हुई है देखिए, उसकी एक तो अगर प्रधानमंत्री अगर इसकी घोषणा करते, वैसे बात सही है, वाजिब है सवाल, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करते तो निश्चित रूप से कहा जाता कि प्रधानमंत्री झुक गए। जिसने टैरिफ लगाया, जिसने लड़ाई शुरू की, उसी को कहना चाहिए ना कि ठीक है, मैं लड़ाई पीछे हट रहा हूँ, लड़ाई बंद कर रहा हूँ। तो एक तो भारत नहीं झुका, इसका प्रमाण आप यही मान सकते हैं कि जिसने जंग शुरू की थी, उसने जंग रोकने का ऐलान किया और कह दिया। अच्छा, ये बात भी इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की बात इसलिए भी नहीं है कि ट्रम्प के टैरिफ वॉर, इनका जो लिबरेशन डे है, जिस दिन इन्होंने सबके ऊपर 10% लगा दिया था और बाकी सब पे किसी पे 18, किसी पे 100 और किसी पे कुछ, तो उससे पहले जो भारत का व्यापार होता था अमेरिका के साथ, तो वो औसतन 2 से 3% ड्यूटी हम लोग देते थे। भारत 3% जितनी मर्ज़ी ड्यूटी लगाता था, लेकिन भारत का जो माल जाता था, उसपे बहुत ज़्यादा ड्यूटी अमेरिका में नहीं थी। और ये शिकायत अमेरिका की सच्ची थी कि साहब आप 41 बिलियन और 45 बिलियन हर साल आप मुनाफा ले रहे हैं और हम जो है हम तो कम ड्यूटी लगा-लगा के लुट गए और आप जो है वो ड्यूटी कम नहीं किए जा रहे हैं, कहीं 100% लगा रखी है, कहीं कुछ लगा रखी है। तो ये सब तो चल रहा था। तो उसकी तुलना अगर करें, तो उस तुलना में ये 18% कोई मामूली वृद्धि नहीं है, ये असल में 50 से नीचे आ गए हैं, लेकिन 3 से तो 18 चले गए ना। आप पड़ोसियों से तुलना करते रहिए, लेकिन जिसको माल बेचना है, उसको तो 3 की बजाय 18 देना पड़ेगा ना। तो उसका काम बहुत आसान नहीं हुआ है। जो बड़ी मुश्किल पहाड़ जैसा खड़ा हो गया था, जो बेच ही नहीं पा रहा था, उसके लिए उसके थोड़ी लिए आसानी हो गई है, लेकिन मुश्किल राहत अब हो गई, राहत हो गई। अब भी है। तो झुकने-झुकाने की बात ये है कि देखिए, अब इन्होंने क्यों घोषणा कर दी कि साहब अचानक फ़ोन भी कर दिया, फ़ोन पे बात भी हो गई और बात होते ही घोषणा भी कर दी। तो अब ऐसा क्या हो गया? ये जी, सबसे बड़ा सवाल है कि यही सब इन्होंने ये घोषणा की।
इसके 2-3 कारण मेरी समझ में आते हैं। एक तो ये है कि जब से ग्रीनलैंड का इन्होंने जो है वो ग्रीनलैंड पे सींग अड़ाए थे यूरोप के साथ, तो उसमें बहुत लोगों ने उस पे गौर नहीं किया। उसमें एक बात ये हुई थी, यूरोप और चाहे कितना भी कमज़ोर हो, कितना पिछलग्गू रहा हो, इन पे आश्रित रहा हो, लेकिन यूरोप के पास एक हथियार है जो उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया, उसकी बात भी नहीं की। और वो ये हथियार है कि यूरोप के पास अमेरिका का जो विदेशी कर्ज है, अमेरिका का कर्ज जो है वो उसके जीडीपी का 126% है। भारत का 85% है। जो भारत के कर्ज को लेके रोते हैं उनको याद रखना चाहिए। ठीक है, 85% कम नहीं है, लेकिन 85 भी नहीं, 82% के आसपास है। लेकिन अमेरिका का कर्ज 126% पे पहुंच चुका है और जापान का 230% है। तो अमेरिका का जो कर्ज है उसका 25% हिस्सा जो है वो विदेशों के पास है। भारत के कर्ज का केवल 5% हिस्सा विदेशों के पास है। उसकी वजह है कि भारत को विदेशी जो है वो कर्ज देता ही नहीं सस्ते दर पे, तो भारत से कर्ज कहाँ से लेगा? वो तो अपने लोगों से ही कर्ज लेता है। लेकिन अमेरिका का जो बॉन्ड है उसे लोग सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। और जैसे हमारे यहाँ भी अगर 400 बिलियन या 700 बिलियन का फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, हम जो कहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 700 बिलियन जो है वो डॉलर जमा कर रखे हैं। उसका मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सोना भी है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिकी बॉन्ड होते हैं। और उसकी वजह है, अमेरिकी बॉन्ड की एक तो कीमत जो है वो, क्योंकि डॉलर की कीमत अक्सर स्थिर रहती है, घटने नहीं देते वो लोग, क्योंकि वो वित्तीय अनुशासन रखते हैं, राजस्व का अनुशासन रखते हैं। तो कभी भी डॉलर जो है वो मुद्रास्फीति के हिसाब से डॉलर की जो क्रय शक्ति है वो कम होती है, लेकिन रुपए की तरह नहीं गिरती। या बाकी जो है, मान लो चीन की मुद्रा है या किसी रूबल है, रूबल जो है वो आधा चौथाई रह गया था जब लड़ाई शुरू हुई, तो ऐसा डॉलर के साथ नहीं होता। और एक तो ये है कि उस बॉन्ड के बदले आपको डॉलर हमेशा मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा लिक्विड है, उसको कहीं भी बदलवा सकते हैं। और दूसरा, ऊपर से आपको ब्याज मिलता है बॉन्ड पे, तो आपके डॉलर के डॉलर और ऊपर से आपको ब्याज मिल रहा है। अक्सर वो जो ब्याज होता है वो डॉलर की जो क्रय शक्ति, उसका जो ह्रास है उससे ज्यादा होता है। इसलिए अमेरिकी बॉन्ड दुनिया में लोकप्रिय हैं और इसीलिए अमेरिकी कर्ज बाकी दुनिया जमा करती है। और ये कर्ज उनके पास सबसे ज्यादा रहता है जो वर्षों से अमेरिका के साथ व्यापार लाभ करते आ रहे हैं। अब जैसे आप और मैं अगर हम सौदा करें और मुझे अगर, या आपको फायदा हो मुझसे, तो मेरा पैसा आपके पास जाएगा ना। तो अमेरिका का पैसा यूरोप के, जापान के, चीन के और भारत के पास आता है, क्योंकि माल बेचते हैं, मुनाफा होता है, तो आपको पैसा तो डॉलर में मिलेगा। उस डॉलर के लोग डॉलर रखने की बजाय अमेरिकी बॉन्ड यानी उसका कर्ज बना लेते हैं और उस कर्ज को जमा रखते हैं। तो ये एक तरह का अस्त्र है जो यूरोप के पास है, जो चीन के पास है, जो जापान के पास है। अगर खुदा न खास्ता अगर ये ठान ले, हालांकि ये घर फूक तमाशा देखना होगा यूरोप के साहब, हम जो है बहुत उकता गए और मनमानी कर रहे हैं, तो हम इनके बॉन्ड बेचना शुरू करें। तो अगर बाजार को भनक लग जाए कि यूरोप के पास जो 8 ट्रिलियन के बॉन्ड हैं, टोटल जो अमेरिका का जो कर्ज है वो है करीब करीब 40 ट्रिलियन, उसमें से 8 ट्रिलियन अकेले यूरोप के पास है। अगर उसका एक हिस्सा भी वो बेचना शुरू कर दें तो बिकवाली के मारे जो है बॉन्ड के दाम गिरेंगे, बॉन्ड के दाम गिरेंगे तो जो अमेरिका की ब्याज दरें हैं वो आसमान पे चढ़ेंगी और अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा 2 ही दिन में। तो ये कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, मैं जो कह रहा था, ग्रीनलैंड का जो झगड़ा हुआ उसमें ग्रीनलैंड की एक पेंशन कंपनी है, एकेडमिक। उस पेंशन कंपनी ने ये कहा कि हमारे पास जो, मेरे ख्याल उनके पास 200 बिलियन के आसपास जो है रिजर्व बॉन्ड में थे, हम सारे अमेरिकी बॉन्ड बेच रहे हैं। तो उस घोषणा के तुरंत बाद अमेरिकी बॉन्ड की जो कीमत है वो बाजार में आधे % के आसपास गिर गई थी। तो और ट्रंप साहब का सबको मालूम है कि अगर उनको किसी से डर लगता है तो बॉन्ड बाजार से डर लगता है, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं जिनके यहाँ मुद्रा जो है वो खुली रूप से विनिमय है,
यानी उसका लेन-देन खुला हो सकता है बाजार में। ब्रिटेन में ये हुआ था। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने आते ही ये कहा, जब वो प्रधानमंत्री बनी कुछ दिन के लिए, कि साहब हम तो जो है वो खूब खर्च करेंगे और खर्च करके उससे इकोनॉमी को हम बूस्ट करेंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे चुका देंगे। बॉन्ड बाजार ने कहा खर्च तो आप बाद में करेंगे, पहले हम ब्याज की दरें बढ़ा देते हैं। और उनकी घोषणा होते ही 2 से 3% ब्याज की दरें बढ़ गई। देश जो है वो उसमें हाहाकार मच गया और उनकी सरकार जो है वो कुछ 40 दिन ही नहीं चली और गिर गई इसी में। तो ये अनुशासन बॉन्ड बाजार करता है सरकारों के फजूल खर्ची और बनवाने के ऊपर। तो ट्रंप साहब को, वो तो बिजनेस के आदमी हैं, उनको अच्छी तरह पता है। तो मुझे लगता है भारत ने पिछले करीब साल भर में अपने जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें से करीब करीब 50 से 60 बिलियन की जो अमेरिकन बॉन्ड है वो बेचे और उसकी जगह सोना खरीदा है। तो सोने का भंडार आपका 800 टन के आसपास हो गया है, तो करीब 200 टन सोना उन्होंने और खरीद लिया। तो ये भारत ने किया। चीन ने और ज्यादा किया। चीन ने करीब 200 बिलियन के बॉन्ड बेच दिए और पता नहीं कितने 100 टन सोना और खरीद लिया उसकी, इसलिए सोने के भाव चढ़ रहे थे। तो ट्रंप ने जब चारों तरफ से ये देखा कि कल को अगर अमेरिकी बॉन्ड पे अगर भगदड़ बच जाएगी, बिकवाली उसकी शुरू हो जाएगी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उनके तेवर टैरिफ के जंग को लेकर के नरम पड़े और उस नरमी का एक वजह ये है। और दूसरी वजह मुझे लगता है ये हो सकती है इस वक्त, क्योंकि ट्रंप को मालूम होगा या फिर मोदी जी और ट्रंप की बात हुई होगी तो उनको मालूम होगा, मुझे तो मालूम नहीं है, कि ये जो यूक्रेन वाली लड़ाई है ये कहीं सिरे लगने वाली है। हाँ, अब तो ये अगर लड़ाई बंद हो जाती है तो ये जो 25% का जो टैरिफ है वो तो वैसे ही बेमानी हो गया। हो तो जाएगा। क्यों ना उससे पहले ऐलान करके उसका श्रेय भी ले लिया जाए। तो अगर वो समझौता हो जाता और उसके बाद 25% टैरिफ रह जाता, 25 का 18 करते तो कोई लोग कहते हैं ठीक है 25 का 18 कर दिया, टैरिफ तो है ही। 50 का 18 और 25 के 18 में फर्क है ना। तो मुझे लगता है टाइमिंग भी इसकी एक वजह है, जिस वजह से ट्रंप ने ये जो पैंतरा बदला है। वैसे तो ट्रंप को पैंतरा बदलने में कोई देर नहीं लगती। अभी 1 मिनट पहले वो कहेंगे कि वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं शी साहब, पुतिन साहब, और अगले ही सांस में वो कह देंगे कि बहुत बुरा आदमी है, मैं उससे बहुत नाराज हूं। तो मतलब इन बातों पे हम न जाए तो अच्छा है, लेकिन असल कारण मुझे लगता है इनमें से कहीं है। तो ट्रंप को अब लगने लगा है कि वो जो टैरिफ वॉर से उनको जितना अच्छा। तीसरी बात एक और जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि पिछले साल का ये सारे जुगत करने के बावजूद अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो रिकॉर्ड लेवल पे चला गया है। जो पिछले महीने जो व्यापार घाटा उन्होंने देखा वो उसमें लगभग 90% का उछाल आया है। ये क्यों हुआ है? कि टैरिफ का तो मतलब टैरिफ से तो आपको आमदनी हो रही है। हुआ ये है कि लोगों ने जब टैरिफ लगे तो सामान बेचना कम कर दिया है, अमेरिकियों ने सामान खरीदना कम कर दिया है और जो है वो अमेरिका के सामान भी कम बिक रहा है। तो हो ये रहा है कि जो आयात आ रहे थे जितने वो थोड़े बहुत है, निर्यात अमेरिका के बिल्कुल ही घट गए इस टैरिफ वॉर से। इस वजह से व्यापार घाटा बढ़ गया। तो उनको लग रहा है कि ये जो व्यापार घाटा जो है, जो जिसको कम करने के लिए सारी मुहिम चला रहा था, बात तो उल्टी पड़ रही है। इसलिए मुझे लगता है उन्होंने ये जो है गियर अपना बदला है कुछ देर के लिए, तो उसका भारत को फायदा हो गया। अब ये कहाँ कैसे सिरे बैठता है असल में, ये जो चीजें हैं ना, कि वो कह रहे हैं कि साहब कृषि का सामान भी हम बेचेंगे। भारत ने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला है, क्योंकि कृषि और ये डेयरी और ये सब भारत के लिए जो है, इसी पर तो सारी डिबेट हो रही थी। लेकिन ये मैं आना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल फिर से, क्या आपकी इन सब बातों का मतलब मैं ये समझूं कि भारत नहीं झुका इस पूरे एक्सरसाइज में, जिसके लिए भारत समझना चाहता हूँ, कोई मैं पॉलिटिकल देखिए नहीं। भारत ने लोच तो जरूर दिखाई, भारत पे दबाव तो था। देखिए असली बात यह है कि आप जितना मर्जी बर्छी भाले भांज लें, लेकिन असल जो है आपको हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे आप विपक्ष में हो या पक्ष में हो। भारत को आगे बढ़ने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पूंजी की जरूरत है, तकनीक की जरूरत है
और बाजार की जरूरत है। ये तीनों आपको कहां से मिलेंगी? रूस से मिलेंगी क्या, या चीन देगा आपको? तो जो आपको दुनिया में और कहीं से मिल नहीं सकता, जहां से मिल सकता है, उससे जबरदस्ती क्यों आप झगड़ा मोल लेंगे? तो थोड़ा और देखो, सौदेबाजी में ऐसा तो होता नहीं कि साहब मैं तो महान हूं और मेरे सामने आपको झुकना है तो झुक जाइए, नहीं तो भाड़ में जाइए। तो ऐसे तो सौदे नहीं होते हैं। डील का मतलब ही होता है दोनों को 2 कदम पीछे हटना है या आगे बढ़ना। तो मुझे लगता है कि भारत भी झुका होगा, अमेरिका भी झुका है, लेकिन निश्चित रूप से जो तेवर ट्रंप साहब ने अख्तियार किया था, वो तेवर ढीला पड़ा है, इसलिए उनका झुकाव ज्यादा आपको दिखाई देना चाहिए मोदी के झुकाव के बदले। इन्होंने कम से कम अपने मुंह से कुछ नहीं कहा कि मैं तेल नहीं खरीदूंगा। इन्होंने अपने मुंह से अभी ये नहीं कहा कि हम कृषि उत्पाद जो है वो फ्री ले लेंगे, मतलब उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे और खोल देंगे अपने बाजार उसके लिए। ये सब बातें अभी गोलमोल कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन सब बातों पे अभी फैसले होने बाकी। दूसरा ये है कि जो तेल की बात है उस पर मुझे ये भी तर्क नहीं नजर आता कि जब तेल के दाम वैसे ही बाजार में जो $60 प्रति बैरल की जो सीमा है सैंक्शन की, उसके नीचे चल रहे हैं, तो आपको रूस का तेल खरीदने में फायदा क्या है? रूस से जो तेल आता है वो कैस्पियन सागर से पूरा घूम के आता है। तो उस तेल के ढोने में जो खाड़ी से आपको तेल मिल सकता है उससे दुगना खर्च बैठता है, तो आप वो क्यों ना लें? और जो वेनेजुएला के तेल की बात कर रहे हैं, तो वेनेजुएला से तो भारत 14 बिलियन या 15 बिलियन का तेल खरीद रहा था 2013 में, 2014 में। ये तो जब से जो है अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि उनको मदुरो को हटाना था और उससे पहले शहबाज को हटाना था, तो वो उसकी वजह से हमारा तेल खरीदना बंद हुआ। जैसे ईरान के साथ तेल खरीदना बंद हुआ है, तो दोबारा वेनेजुएला से तेल खरीदने में क्या बुराई है? आपको सस्ता मिलेगा। ये जो 50 बिलियन जो है वो बैरल तेल उनका छीन करके बैठ गए हैं, वो उस तेल का क्या करेंगे? पी जाएंगे क्या? खुद इतना तेल बनाते हैं कि विदेशों में बेच रहे हैं, तो वो तेल ये जबरदस्ती सस्ते दाम में दूसरे देशों को देंगे। भारत को इसका फायदा अगर होता है तो इसमें नुकसान क्या है? नहीं, तो इसको आप दूसरे तरीके से समझने की बात है। जो सवाल हो रहा है, पहले वेनेजुएला से तेल खरीदते थे। इस डील को देखें, मतलब ये कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद रहे ना आप, ये ट्रंप साहब से तेल खरीद रहे हैं। इसका मतलब ट्रंप के प्रेशर में काम कर रहे हैं, पहली बात। तो है, तो मैं समझ रहा हूँ आप उसको तेल तो वेनेजुएला का है ना, तेल तो वेनेजुएला का है, ट्रंप से तो आ नहीं रहा। क्योंकि दुकान अब ट्रंप का जो तेल आएगा वो तो महंगा आएगा, वेनेजुएला का तेल आपको सस्ता मिल जाएगा, ये फर्क है। दूसरा जो आपने कहा, जिसको लेकर बहुत दिल्ली में हंगामा हो रहा है कि जो एग्रो प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ट्रंप साहब ने बोल दिया, तो अब जो बात होगी सरकार की तरफ से वो निटी-ग्रिटीज़ पर होगी। हाँ, बिल्कुल। यदि ट्रंप आप उसको खत्म कर सकते, लेकिन वो डेयरी एग्रीकल्चर वगैरह, देखिए डेयरी एग्रीकल्चर वगैरह पे सरकार पीछे नहीं हटेगी। मेरा पूरा विश्वास है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार पीछे हटेगी तो ये सरकार की अपनी आत्महत्या होगी। उसके लिए जो है लोग उनको माफ नहीं करेंगे, तो सरकार इस पे पीछे नहीं हटेगी, और ये ट्रंप साहब भी जानते हैं। तो फिर ट्रंप साहब ने क्यों बोला? फिर उनको भी तो ट्रंप साहब तो जो है किसी कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रंप साहब ने तो ये भी बोल दिया जो है नॉर्वे वाले को, साहब मुझे तुमने नोबेल पुरस्कार नहीं दिया इसलिए मैं शांति की परवाह क्यों करूं, मैं तो लड़ाई करूंगा, और फिर उससे पीछे हट गए। तो उनका बोलने न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो वो कहते हैं कि साहब मैं जो है वो संतरे का जूस खाली बेचूंगा, बाकी जो है ठीक है कृषि उत्पाद आप अपने पास रखिए, और वो ये कह देंगे ठीक है हमने संतरे का जूस बेच के दिखा दिया। तो ऐसा एक आध आइटम अगर वो खुलवा भी लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाए। लेकिन असल बात ये है कि जो हमारी जो कृषि की का जो बाजार है और जो हमारा डेयरी का बाजार है, उसे अमेरिकी जो प्रतियोगिता है उसके सामने उसकी बुरी हालत नहीं होने दी जाएगी। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में इतने सारे लोगों का रोजगार उस पर जो है निर्भर करता है। वो कैसे करेंगे आप? हो ही नहीं, करेंगे ही नहीं। ट्रंप साहब अगर पीछे हट जाए तो हट जाए उसके बाद। चलिए, ये तो बहुत अच्छे से आपने इस बात को समझाया है। अभी तो देखते हैं कि क्या निटिग्रिटीज पर होता है, क्योंकि पार्लियामेंट भी यहाँ चल रही है, उस पर भी काफी हंगामा उस अभी देखिए, अभी हंगामे बहुत होंगे, अभी इसमें तरह तरह की बातें निकल के आएंगी, बयानबाजियां होंगी। यही क्यों, यूरोप वाले पे बयानबाजी होगी। अभी जो समझौता हुआ है इसके बाद इसको यूरोपीय परिषद में जाना है,
यूरोपीय परिषद जो है वो यूरोप के जो 27 देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी परिषद है, तो वो सारे इस पे हस्ताक्षर करें, पहली बात। तो उसमें बीच में मनमुटाव होगा। उसके बाद जो है वो यूरोपीय पार्लियामेंट में जाएगा पास होने के लिए। यूरोपियन यूनियन के बारे और में। यूरोपियन पार्लियामेंट में हमेशा से भारत दुश्मन जो है उनका एक धड़ा रहा है। तो वो तरह तरह के सवाल उठाएंगे भाई, मानवाधिकार को लेके क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेके क्या हो रहा है, पर्यावरण को लेके क्या हो रहा है। तो वो तो मतलब यूरोप के ये अलग टैरिफ कंसर्न, बहुत सारे कंसर्न हैं, वो केवल बिजनेस के आधार पर नहीं चलते। तो एग्जैक्टली। जी, आखिरी सवाल मैं समझना चाहता हूँ, अभी हमने यूरोपियन यूनियन की जो डील्स है उसको कहा मदर ऑफ डील, और जब ट्रम्प साहब ने रात को बोल दिया, हिंदुस्तान में रात हो रही थी, उनका जब पोस्ट आ गया तो हमने कहा ये फादर ऑफ डील्स है। ये क्या रिश्ता है? फादर ऑफ डील्स किसने कहा? मैंने तो नहीं सुना। अरे यहाँ पर हमारे मित्र लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये फादर ऑफ डील्स है। कोई फादर ऑफ डील्स नहीं है, क्योंकि इस देखिए यूरोप की जो डील है उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें जो मतलब शिक्षित लोगों और छात्रों का जो आवागमन है उसे खोला गया है। तो ये हमारे भारत के लिए बहुत अहम चीज है। और ये जो भी डील हुई है अभी, जो ट्रम्प साहब ने कह दिया कि साहब डील हो गई, उसके बाद जो भी फैसला होगा उसमें अभी कितने लोगों को ये आने देंगे, कितनों को नहीं आने देंगे, H1B वीजा का क्या होगा, इसका तो अभी जिक्र ही नहीं हो रहा। तो इसके बगैर काहे की डील है? तो वैसे ठीक है कि आप कारोबार चीजें बेचेंगे, लेकिन जब तक लोगों की आवाजाही जो हमारा असली जो प्रोडक्ट है उसके लिए बाजार नहीं खुलेगा, तब तक उसका मजा नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से इस पूरे सिस्टम को समझाया कि क्या हुआ है, क्या होने वाला और क्या संभावना है। आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।